प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc की न्यूक्लियर फिजिक्स। और पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि व्हाट आर दी न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। और उससे पहले हमने कुछ न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी। और आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो है कंजर्वेशन laws in nuclear reactions। प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान कंजर्व रहती हैं। और बाद में हम ये भी देखेंगे कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान कंजर्व नहीं रहती। आपसे बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इसलिए प्रत्येक प्रॉपर्टी को हम पहले लिखेंगे, आपको समझाएंगे और फिर उसके नोट्स भी बनाएंगे साथ साथ। प्यारे बच्चों, अगर एक बार इस पूरे लेक्चर को देख लोगे तो आपको कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शन से संबंधित सभी टॉपिक्स को पेपर में बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे और आगे के जो हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स के जो टॉपिक हैं वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। प्यारे बच्चों, इसमें आप एक बात देख सकते हैं कि मास और एनर्जी तो इंटरलिंक्ड होती हैं। आप जानते हैं ना, एनर्जी जो है सीधी सीधी मास से इस तरह जुड़ी हुई है। रेस्ट मास एनर्जी है ये इसकी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। इसमें देखिए क्या चीज है, ये कहता है कि किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में टोटल जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि रिएक्शन से पहले भी और रिएक्शन के बाद भी, या ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन वो कांस्टेंट रहती है। आप एक न्यूक्लियर रिएक्शन हम यहां कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर ए न्यूक्लियर रिएक्शन। इस रिएक्शन से ही हम आगे आपको समझाते हुए चलेंगे। जैसे सपोज कीजिए A प्लस एक्स इट इज इक्वल टू वाई प्लस बी। प्यारे बच्चों, मैंने पीछे आपको बताया हुआ है, यहाँ A क्या है, ये इंसिडेंट पार्टिकल है, X क्या है, ये टारगेट न्यूक्लियस है, और Y क्या है, ये प्रोडक्ट न्यूक्लियस है, और B क्या है, ये प्रोडक्ट पार्टिकल है, या इसे हम आउटगोइंग पार्टिकल या इमिटेड पार्टिकल भी कहते हैं। इस पूरे कंजर्वेशन लॉज को, न्यूक्लियर रिएक्शन को समझाते समय हम इस जो हमारी टारगेट न्यूक्लिय है इसे हम रेस्ट में लेके चलेंगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि आखिर ये कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी है क्या। मैं आपको बता देता हूं। ये कहता है कि ये देखिए रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी ये कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि टोटल एनर्जी बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी आफ्टर रिएक्शन। अच्छा, इसके अंदर एक बात कह सकते हैं कि इसमें दो चीजें आती हैं टोटल एनर्जी में। एक तो काइनेटिक एनर्जी आती है और एक उसकी आती है रेस्ट मास एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है। आप देखिए, और ये जो दोनों मिलाकर है ना, ये कांस्टेंट रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। आप कह सकते हैं ये कंजर्व रहते हैं। प्यारे बच्चों, आप साथ साथ नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। चलिए इसमें हम कुछ जान लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई ये क्या क्या चीजें हैं। देखिए, हम ये मान लेते हैं कि MA, MX, MY एंड MB ये क्या हैं? दीज आर दी masses ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल, टारगेट न्यूक्लियस, प्रोडक्ट nucleus and the product particle are the masses of, ये देखिए लिख दें साथ साथ, इंसिडेंट पार्टिकल, टारगेट न्यूक्लियस,
प्रोडक्ट न्यूक्लियस एंड प्रोडक्ट पार्टिकल रेस्पेक्टिवली। तो प्यारे बच्चों, ये हमने इसमें लिया। एक चीज आप और मान लीजिए, देखिए इनकी काइनेटिक एनर्जीज क्या है। क्यों हमने कहा था ना कि भाई काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी ये कंजर्व रहती हैं, तो आप ये भी मान सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हम टी से लिख देते हैं, लिखते रहे हैं हम पहले। इसको मैं कह देता हूं टी ए। इसकी काइनेटिक एनर्जी तो क्योंकि रेस्ट में है इसलिए काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी, और इसे हम ले लेते हैं टी वाई एंड टी बी आर दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। मैं ए ही कह देता हूं जो कि हमारा इंसिडेंट पार्टिकल है, वाई प्रोडक्ट न्यूक्लियस एंड प्रोडक्ट पार्टिकल, एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो प्यारे बच्चों, अब कोई प्रॉब्लम यहां नहीं है। अब मुझे बता दीजिए कि ये सम जो है काइनेटिक एनर्जी एंड रेस्ट मास एनर्जी, ये रिएक्टेंट्स का क्या है, यानी कि टोटल एनर्जी में ही तो आते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, यानी कि आप लिखेंगे टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बता दीजिए प्यारे बच्चों, पहले इनका बताइए। देखिए इसकी काइनेटिक एनर्जी तो कितनी है टी ए, और इसकी रेस्ट मास एनर्जी कितनी हो जाएगी एम ए सी स्क्वायर। मैंने बताया था ना रेस्ट मास एनर्जी एम सी स्क्वायर होती है, तो ये हो गया प्लस ये तो सिर्फ इस इंसिडेंट पार्टिकल के है, और इसकी रेस्ट में है, ये हम सपोज करके चल रहे हैं, तो फिर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो तो जीरो हो जाएगी, लेकिन जो रेस्ट मास एनर्जी है वो ये हो जाएगी। ये तो हो गई टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। अब टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी वो देख लीजिए। टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट वो भी देख लीजिए, वो कितनी हो जाएगी इसकी बताइए। काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारी प्रोडक्ट न्यूक्लियई की, या डॉटर न्यूक्लियई भी कहते हैं ना इसे, तो ये कितनी हो जाएगी टी वाई, और इसकी रेस्ट मास एनर्जी कितनी हो जाएगी एम वाई सी स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा इस प्रोडक्ट न्यूक्लियई का। और प्रोडक्ट पार्टिकल का कितना होगा, ये देखिए, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई और ये उसकी रेस्ट मास एनर्जी हो गई, ये देखिए। लेकिन हमारा कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान टोटल एनर्जी दैट इज सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड रेस्ट मास एनर्जी रिमेन कंजर्व, दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगी अकॉर्डिंग टू, ये देखिए सुंदर बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे आसान, कम से कम आपके दिमाग पर जोर पड़े और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हो, सबसे सुंदर हम लिख के आए पेपर में, तो सबसे अच्छे मार्क्स हमें मिलेंगे। यही तो है हमारा एम, यही तो है हमारा उद्देश्य, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी लॉ की टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, या टोटल एनर्जी बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू दी टोटल एनर्जी आफ्टर रिएक्शन। हम इन दोनों को बराबर कर देंगे, यानी कि टी ए ये है ना रिएक्टेंट प्लस एम ए सी स्क्वेयर प्लस एम एक्स सी स्क्वेयर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, और वो ये है, यानी कि टी वाई प्लस एम वाई सी स्क्वेयर प्लस टी बी प्लस एम बी सी स्क्वेयर। ये रिएक्ट इक्वेशन आ गई। चाहे तो थोड़ा सा इसको सोल्व कर दें, काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म्स को एक तरफ ले लीजिए, यानी कि टी ए और माइनस टी वाई, देखिए इसको मैंने लेफ्ट साइड में ले लिया है, माइनस टी बी इट इज इक्वल टू, बाकी सारी चीज़ें यहाँ हैं ही, एम वाई सी स्क्वेयर प्लस एम बी सी स्क्वेयर। ये देखिए ये दो टर्म थी, माइनस ये जो टर्म इधर से हैं इनको भी ले लीजिए, एम ए सी स्क्वेयर माइनस एम एक्स सी स्क्वेयर। और इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन भी हमारे पास आ गई है, विच गिव्स दी कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान द टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। प्यारे बच्चों, आप नोट्स बना रहे होंगे,
आपको ये समझ में आ गया होगा। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इससे पहले, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, आप अपने इन दोनों चैनल्स को आईसी सर फिजिक्स, आईसी सर क्लासेस, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए। और समझ में आ रहा है, पहले से ही हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, बहुत पढ़ते हैं अपने इन चैनल पर, तो आपके दूसरे जो साथी हैं उन्हें भी शेयर कीजिए। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर आपको नेक्स्ट जो हमारा कंजर्वेशन लॉ है वो समझाता हूँ। अब प्यारे बच्चों, हम एक और लॉ यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये पढ़ेंगे। लीनियर मोमेंटम के बारे में तो आप जानते ही हैं ना, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब एक न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे पास है, ये लॉ ये कहता है कि टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान। यानी कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द प्रोडक्ट। आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर रिएक्शन। तो अब ये तो हमें बात पता चल गई, आप इसको लिख भी दें इस तरह से कि टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व या कांस्टेंट, और कांस्टेंट इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द प्रोडक्ट। यानी टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ प्रोडक्ट। ये देखो, इनकी वेलोसिटीज हम सपोज कर लेंगे, आप ऐसे लिख देना कि लेट वी ए वी वाई, क्योंकि इसको तो रेस्ट में माने तो इसकी तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वी वाई एंड वी बी आर दी वेलोसिटीज, क्योंकि मोमेंटम में तो मास इंटू वेलोसिटी ना, वेलोसिटी हमें चाहिए ही चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ए वाई एंड बी रिस्पेक्टिवली। अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ए यहाँ इंसिडेंट पार्टिकल है, ये टारगेट न्यूक्लियस है, ये हमारी प्रोडक्ट न्यूक्लियस है, और ये हमारा प्रोडक्ट पार्टिकल है। तो प्यारे बच्चों, अब यहां से देख लीजिए, पहले मुझे बताइए, ये कह रहा है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा, यही तो है रिएक्टेंट, तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, एम ए इंटू वी ए, यही तो है। और इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, अरे ये तो प्यारे बच्चों रेस्ट में है ना, रेस्ट में है तो इसकी तो वेलोसिटी 0 है, तो इसका तो कुछ होगा ही नहीं, तो टोटल लीनियर मोमेंटम रिएक्टेंट का यही तो होगा, एंड इट इज इक्वल टू द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट का कितना होगा, प्रोडक्ट्स में ये आती हैं, एक हमारी प्रोडक्ट न्यूक्लियस है, एक हमारा प्रोडक्ट पार्टिकल है, तो ये हो जाएगा एम वाई और वी वाई प्लस एम बी और वी बी। ये देखिए प्यारे बच्चे, ये इक्वेशन नंबर हम 2 दे देते हैं। आप कहेंगे कि टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन, या लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। और इस तरीके से ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई है। इस तरह से आप नोट्स बनाते चलें, समझते हुए चले। अब हम नंबर 3 पर और देखते हैं। आप प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
फिर बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि तमाम ये फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा रखा है। आप जानते हैं ना एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम का स्थान रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम ले लेता है, बात वही है। और ये कहता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट रहता है, यानी कि जितना रिएक्टेंट का होता है उतना ही वो प्रोडक्ट का होता है। टोटल एंगुलर मोमेंटम इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन रिमेन कंजर्व्ड, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर ए न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी कि आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। और प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम को हम L से लिखते हैं, और जिस तरह से आपने लीनियर मोमेंटम हम आपको बताया था कि लीनियर मोमेंटम को P से लिखते हैं, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम जो है मास का स्थान रोटेशनल मोशन में कौन लेता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी, और यही कांस्टेंट रहता है। यानी आप कह सकते हैं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोडक्ट। आप कह सकते हैं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल एंगुलर मोमेंटम आफ्टर रिएक्शन। और इस तरीके से ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर रिएक्शन। अब प्यारे बच्चों, हम एक और बात देख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन न्यूक्लियर रिएक्शन। आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी आप ले सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब है प्यारे बच्चों, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन न्यूक्लियर रिएक्शन। प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। ये न्यूक्लियर रिएक्शन है हमारी, इसको हम इस तरह से एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 हीलियम 4 हमारा इंसिडेंट पार्टिकल है, और ये हमारी टारगेट न्यूक्लियर है 4 बेरिलियम 9, और ये देखिए 6 कार्बन 12, ये हमारी प्रोडक्ट न्यूक्लियर बन गई है। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट पार्टिकल हो गया। अब ये कह रहा है कि टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी कि टोटल चार्ज ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑन द प्रोडक्ट, और टोटल चार्ज बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल चार्ज आफ्टर रिएक्शन। आप इसको इस तरह से लिख भी सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज टोटल चार्ज ऑन रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन प्रोडक्ट। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप जानते हैं कि ये जो एटॉमिक नंबर है ना, इसके बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर एक न्यूट्रल एटम की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनमें बराबर होते हैं। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, इसमें कितने प्रोटॉन हैं? 2। इसमें कितने प्रोटॉन हैं? 4। एक प्रोटॉन पर अगर हम ई चार्ज लें तो ये देखिए, यानी कि टोटल चार्ज ऑन रिएक्टेंट्स पर कुल चार्ज कितना है? देखिए, हमारा इंसिडेंट पार्टिकल जो कि अल्फा पार्टिकल है, इस पर कितना 2 ई क्या है? चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन या फिर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये कितना है? 4 ई।
यानी कि कुल मिला के ये कितना हो गया है, 6E हो गया। अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट्स की। तो टोटल चार्ज ऑन प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑन प्रोडक्ट ये कितना हो जाएगा। देखिए हमारी प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है 6 कार्बन, इसमें कितने प्रोटॉन हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर ही तो है ना, और वो कितने हैं 6E। और चार्ज न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, इसलिए 0। तो ये कुल कितना हो गया, ये भी 6E। आप देख रहे हैं टोटल चार्ज ऑन रिएक्टेंट इज 6E, टोटल चार्ज ऑन प्रोडक्ट इज आल्सो 6E। इसका मतलब है टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व्ड ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर रिएक्शन। यही हमने लिखा है कि टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन, दैट इज टोटल चार्ज बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल चार्ज आफ्टर रिएक्शंस। और इस तरह से प्यारे बच्चों, अगर अलग से किसी एक कंजर्वेशन लॉ ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन पूछे तो भी आप एक्सप्लेन करके आए, क्योंकि कम नंबर में वो चीज़ पूछी जा सकती है। ये था हमारा टोटल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कि जो मास नंबर है, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, वो भी कंजर्व रहते हैं किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान। बच्चों आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर के बारे में समझाता हूं। प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। प्यारे बच्चों ये बात ये कहती है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द प्रोडक्ट। आप इसको लिख भी दें इस तरह से कि अकॉर्डिंग टू दिस टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दैट इज मास नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर ही तो मास नंबर होता है ना। न्यूक्लियॉन्स ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड और कांस्टेंट इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। ये देखिए, इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ द प्रोडक्ट। इस तरह से तो लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ प्रोडक्ट। या और आप कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मास नंबर ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मास नंबर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब एक इस रिएक्शन का उदाहरण एग्जांपल ले लीजिए। अब बताइए, ये जो हमारा इंसिडेंट पार्टिकल है इसका मास नंबर कितना है 4, और हमारी जो टारगेट न्यूक्लियस इसका मास नंबर कितना है 9। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या टोटल मास नंबर कितना हो जाएगा रिएक्टेंट का, यही तो है रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, यानी कि आप कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ रिएक्टेंट। ये प्यारे बच्चे बताइए, इसमें तो 4 है और इसमें कितना है 9 है, तो कुल कितना हो गया 13। अब हम प्रोडक्ट का देख लेते हैं। देखिए कितना इजी है। फिजिक्स को कई बच्चे बहुत मुश्किल मान लेते हैं कि फिजिक्स हमारी समझ में नहीं आएगी। मैं आपको बताता हूँ, ये तो एक सबसे आसान सब्जेक्ट बन जाता है बशर्ते आप उसको समझते हुए पढ़ते हैं। और पूरी की पूरी फिजिक्स को मुझे आपको समझाना है, इजी बनाना है। इसके लिए बस आपको तो इतना ही करना है कि जो भी लेक्चर्स यहाँ अपलोड होते हैं उन्हें आप ज़रूर देखें, पढ़ें और लिखते हुए देखें, मन करके देखें। तो देखिए फिजिक्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी और स्कोरिंग हो जाएगी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। अब हम देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन प्रोडक्ट। टोटल नंबर ऑफ
न्यूक्लियंस इन प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर देखते हैं। इसमें बताइए, ये हमारी प्रोडक्ट न्यूक्ली है, इसका मास नंबर कितना है 12, और हमारा जो प्रोडक्ट पार्टिकल है 1, तो इसमें कुल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हो गए 13। और आप देख रहे हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कहिए या फिर मास नंबर बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास नंबर आफ्टर रिएक्शन। और इन दिस वे वी कैन से दैट कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर ओबेड इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियंस हैं या कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर है वो ओबे होता है। तो प्यारे बच्चों, ये देख लीजिए, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम फिर इसके आगे जो हमारी कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी है उसके बारे में बताएंगे, फिर हम न्यूक्लियर स्पिन की बात करेंगे, और फिर ये भी देखेंगे कि कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान कंजर्व नहीं रहती, वो भी हम बताएंगे। बस आप एक स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपके जो दूसरे साथी हैं उन्हें भी इसे शेयर कर दीजिए, और लाइक का जो बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी। टोटल पेरिटी रिमेन कंजर्व इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। आप कहेंगे सर ये पेरिटी क्या होती है? प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही बताया कि इनके बारे में तमाम जो प्रॉपर्टीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वो पीछे हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आप उन लेक्चर्स को जरूर देख लें, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया ज़रूर यहाँ देना चाहूँगा आपको कि पेरिटी ये किसी सिस्टम की क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर को स्टडी करती है, उसके बारे में हमें पता चलता है। उसे हम वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं जो x, y, z इन कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करती है। और पेरिटी को हम दो टाइप्स में हम बांट सकते हैं। देखिए, अगर हम इन कोऑर्डिनेट्स को जस्ट इन्वर्ट कर दें, मतलब चेंज कर दें इस तरह से, ये देखिए -x -y और -z, और वेव फंक्शन पर कोई फर्क ही ना पड़े, जो पहले था उतना ही रहे, तो इस तरह की पेरिटी को हम इवन पेरिटी कहते हैं। लेकिन अगर इन कोऑर्डिनेट्स को चेंज करने के बाद और ये नेगेटिव साइन आ जाए, चेंज हो जाए, कहने का मतलब इस तरह से y z, तो फिर हम उसे ओड पेरिटी कहते थे। मैं बताऊंगा नहीं, थोड़ा सा आइडिया आपको देना चाहता हूं ताकि आप रिकॉल कर ले, हाँ ये वो बात है। तो इस तरह से ये जो पेरिटी है ये क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर को प्रूव करती है, उसके बारे में बताती है। और ये दो तरह की होती है, ओड और इवन पेरिटी, जो आप समझ गए हैं। हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान टोटल पेरिटी जो है वो कंजर्व रहती है, यानी कि टोटल पेरिटी, आप ये लिखना जरूरी है यहाँ पर, टोटल पेरिटी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल पेरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि पेरिटी रिमेन कंजर्व इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। हाँ, एक और बात है प्यारे बच्चों, यहाँ जो जरूर हम बताना चाहेंगे, जो बारीक बात है वो ये है कि अगर इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है वहाँ पेरिटी जो है कंजर्व रहती है, और जहाँ वीक इंटरेक्शन होता है ना, फिर वहाँ पर पेरिटी कंजर्व नहीं रहती। आप लिख भी सकते हैं कि इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पेरिटी रिमेन कंजर्व, but in weak interaction parity does not remain कंजर्व। ये बात भी आप लिख दें, यानी कि इस तरह से जब आप लिखेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाए। अच्छा, एक और बात प्यारे बच्चे, इसी तरह से आपने देखा होगा
ये स्पिन और स्टैटिक्स जो है ना, वो भी किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट रहती है, और उनके बारे में भी हमने पीछे जब प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे थे जब बताया हुआ है, लेकिन वो भी आप यहाँ लिख दीजिए कि कंजर्वेशन ऑफ स्पिन एंड स्टैटिक्स of nuclear reaction, that is the spin and statics also remain conserved during a nuclear reaction। तो इस तरह से प्यारे बच्चों कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान कंजर्व रहती हैं। कोई एग्जांपल दे के एक न्यूक्लियर रिएक्शन का आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पेपर में लिख के आएँ और समझाएं। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान कंजर्व नहीं रहती, उन्हें हम देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट नहीं रहती, और क्यों नहीं रहती ये भी काम जानेंगे, आपसे पूछ भी सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज विच डज नॉट रिमेन कंजर्व इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। प्यारे बच्चों कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो आपने पीछे पढ़ रखी हैं, मैंने आपको प्रॉपर्टीज के दौरान बताई थी, वो कौन कौन सी हैं, जैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जैसे इलेक्ट्रिक moment, etc. These does not remain constant or conserved during the nuclear reaction. Does not remain conserved during a nuclear reaction. आप कहोगे सर ये क्यों नहीं कंजर्व रहती, आखिर क्या कारण है? मैं एक एग्जांपल देता हूं प्यारे बच्चों। जैसे आपके घर में सामान है, आपने लॉक किया हुआ है, तो वो टोटल सामान तो कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब आप कहीं गए हैं तो जब आप गए थे, जब वापस आएंगे तो वही मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी इधर उधर हो गई हो किसी हवा से या किसी और कारण से, लेकिन टोटल तो जो जितनी भी सामान है वो कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट, ये इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। तो रिएक्शन से पहले हो सकता है वो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और हो, और रिएक्शन के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन बदल सकता है, लेकिन कांस्टेंट टोटल रहता है। लेकिन ये चीज़ें कांस्टेंट नहीं रह सकती। आप ये लिख सकते हैं क्यों नहीं कंजर्व रहती, बिकॉज आप ये लिखेंगे बिकॉज ये दोनों चीज़ें जो हैं, बिकॉज जिनकी मैं अभी बात कर रहा था कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट, दीज क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट इन ए न्यूक्लियस। और ये डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी नहीं है कि वैसा ही रहे, तो ये बदल जाता है, तो फिर ये कांस्टेंट नहीं है। सो दीज डज नॉट रिमेन, ये चीजें जो मैंने ऊपर बताई हैं, डज नॉट रिमेन कंजर्व्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों देखिए, आज हमने बहुत ही
एक सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करी है कि भाई कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज हैं विच आर ओबेड ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन। और इनमें कोई एक के बारे में, किसी एक कंजर्वेशन लॉ के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डिस्कस द डिफरेंट कंजर्वेशन लॉज ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो एक एक करके आप उन्हें लिखें पेपर में, बहुत बढ़िया, जिस तरह से मैंने बताया है एग्जाम्पल के साथ साथ समझाते हुए लिखें। और प्यारे बच्चों, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, तो वो भी आप बता देंगे, उसका कारण भी आप बता देंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको आज का लेक्चर कैसा लगा है? निश्चित तौर पे बढ़िया लगा होगा, इसके लिए लाइक कर दीजिए, और नए जुड़े हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिनका लिंक 2 चैनल है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और नोट्स आपने बना लिए होंगे, नहीं बनाए तो फिर से वीडियो को देख करके बना सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ये नोट्स चाहिए इसी फोरम में, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से लेकर के भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन से संबंधित ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बात करेंगे क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इसे मिस ना कीजिए, इसके लिए आप बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें सब्सक्राइब करने के साथ साथ, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उन लेक्चर्स को मिस ना करें। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप पढ़ते रहिएगा और अपने सेहत का भी ध्यान रखिएगा। मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ, तब तक आप सभी एक्टिव स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।